गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की विषय मैथ के बारे में आपसे अध्ययन करेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं पहला लेक्चर है इसका, क्लास 8 का है। ऑनलाइन क्लासों में ध्यान से देखना है। जो आपको वीडियो भेजा जा रहा है उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझें और अपने नोटबुक में हल करना है। सभी विद्यार्थियों को A4 साइज की नोटबुक खरीदनी है और उसमें अपना होमवर्क करना है। अब प्रश्न वाली 1 परिमेय संख्या। सबसे पहले आपको परिमेय संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। परिमेय संख्या की मैं परिभाषा लिख रहा हूं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P व Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 ना हो, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। पुनः ध्यान से देखना है। परिभाषा वापस पढ़ रहा हूं मैं। इस परिभाषा को 2-3 रूप से तैयार करना। वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में, यहाँ पर P बटा Q का अर्थ क्या होता है? P बटा Q, इसका अर्थ हो गया अंश बटा हर। अर्थात वे संख्याएं जिनको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकें। वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। वे संख्याएं जिनको P बटा Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, जहां P व Q अर्थात अंश व हर पूर्णांक हो। अंश व हर, P व Q का अर्थ है कि जो आपके पास P व Q है वह अंश व हर है तथा Q के बराबर 0 ना हो, अर्थात शेषफल 0 ना हो। यदि हम अंश में हर का भाग दें अर्थात P में Q का भाग दें तो शेषफल 0 नहीं होना चाहिए। उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे अब हम उदाहरण दे सकते हैं। अब जैसे कौन कौन सी होती है? जैसे 2/3, जैसे 2/3 हो गई, माइनस के 5/6 हो गई, 0 हो गई, -2 कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं, इत्यादि। ये कुछ उदाहरण है परिमेय संख्याओं के। पुनः फिर एक बार पढ़ रहा हूं। वे संख्याएं जिनको P बटा Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके, जहां P व Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 ना हो, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/3, -5/6, 0, -2, 3 इत्यादि। समझ गए? ये हो गई परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं में कुछ संख्याएं और आती है, जैसे प्राकृत संख्याएं। अगली परिभाषा, ये परिभाषा नंबर 1, नंबर 2,
प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं। वे संख्याएं जो एक से, वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर, वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक, एक से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। पुनः बोल रहा हूं, वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ कहां से होती है? एक से। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह को नीचे ध्यान से देखेंगे। प्राकृत संख्याओं के समूह को एन, कैपिटल लेटर्स में जो एन आता है, प्राकृत संख्याओं के समूह को एन से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। पुनः वापिस, प्राकृत संख्याओं के जो समूह होते हैं, उस समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर एन से व्यक्त किया जाता है। अर्थात प्राकृत संख्याओं के समूह को एन से व्यक्त किया जाता है। जैसे अब प्राकृत संख्याओं के समूह को हम कैसे व्यक्त करते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे हमने लिखा एन बराबर मजला कोष्ठक 1, 2, 3 आगे अनंत तक, ये होता है प्राकृत संख्या। वापस बोल रहा हूँ, वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह को एन से व्यक्त किया जाता है। जैसे एन बराबर, ये समूह बनाने के लिए मजले ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। मजला ब्रैकेट 1, 2, 3 आगे अनंत तक हो गया और मजला ब्रैकेट से बंद। पुनः वापिस परिमेय नंबर, पहली परिभाषा परिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्योंकि प्रश्नावली का नाम है परिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनको P बटा Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां P/Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 ना हो, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/3, -5/6, 0, -2, 3 इत्यादि, यानी कि आदि एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके पास संख्याएं। प्राकृत संख्याओं की परिभाषा हो गई। अब अगला आता है प्राकृत संख्याओं के, दोनों के एक बार आप चाहें तो उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगली जो परिभाषा है वो पूर्ण संख्याएं। कौन सी परिभाषा है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आज पूर्ण संख्या की परिभाषा, वे संख्याएं जो 0 से 1 प्रारंभ, वे संख्याएं
वे संख्याएं जो 0 से या 0 से प्रारंभ होकर, वे संख्याएं जो 0 या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को या पूर्ण संख्याओं को W से व्यक्त करते हैं। किससे? पूर्ण संख्याओं को W से व्यक्त करते हैं। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर है 0 का। यानी कि प्राकृत संख्या में यदि हम 0 जोड़ दिया जाए, अर्थात पूर्ण संख्या वो होती है कि वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है। पूर्ण संख्याओं को W से व्यक्त करते हैं। जैसे अब हम इसका समूह बना लेते हैं। जैसे W बराबर मझला कोष्ठक 0 1 2 3 4, आगे हम अनंत तक लिख लेते हैं। वे हो गया पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को W से व्यक्त करते हैं। जैसे W बराबर मझला ब्रैकेट आ गया 0 1 2 3 4 अनंत तक। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ हो रही है? 0 से प्रारंभ हो रही है। इसके बाद आती है अगली परिभाषा नंबर 4, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, ध्यान से देखो, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, तो यदि पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का संग्रह प्राप्त कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का संग्रह पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पुनः मैं एक बार और पढ़ रहा हूँ। पूर्णांक संख्याएं। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का संग्रह यानी कि समूह पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्याओं को Z से
व्यक्त करते हैं, जेड से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? जेड से व्यक्त करते हैं। जैसे अब आपको पहले कहा था, ध्यान से देखना, जेड बराबर मजला ब्रैकेट। अब मैंने पहले कहा था जैसे पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3 अनंत तक। अब इसमें बात ये चल रही थी कि इन पूर्ण संख्याओं में यदि माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लें, ऋणात्मक का मतलब है -1, -2, -3 ऐसे अनंत तक। तो ये हो गई आपकी पूर्णांक संख्या। 0, 1, 2, 3 ये तो थी पूर्ण संख्या। इसमें हमने ऋण संख्याओं को और सम्मिलित कर लिया, अर्थात 0 से बाईं तरफ, कौन सी तरफ? बाईं तरफ। बाईं तरफ तो ऋण संख्या होती है और 0 से दाईं ओर धनात्मक संख्या होती है। दाईं ओर धनात्मक होती है, बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि 0 से दाईं ओर तो धनात्मक संख्या 1, 2, 3 अनंत तक, बाईं ओर -1, -2, -3 अनंत तक। अगर संख्याएं हो तो वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस परिभाषाओं को उतार लें, नोट कर लें अपनी नोटबुक में। हो गया। इसके बाद शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1। कौन सी करते हैं? एक्सरसाइज 1.1। ये तो 4 जो परिभाषाएं थी ये आपको प्रश्नावली शुरू करने से पहले समझना जरूरी था, ताकि आप आगे के जो ध्यान से प्रश्न है वो ढंग से हल कर सकें। हाँ जी, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 ध्यान से देखना है। प्रश्न ये क्या कह रहा है? उचित गुणधर्मों के उपयोग से उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यह आ गया इसका पहला प्रश्न। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6 इंटू 1/6। ये आपके पास प्रश्न है, इसको आपको हल करना है, लेकिन किसके प्रयोग से? गुणधर्मों के। गुणधर्मों का मतलब है यहाँ पर सहचार्यता का नियम भी आता है, क्रमहीनता का भी आता है, समवर्त भी आता है, वितरण भी आता है। तो इनमें से कौन से गुणधर्म का प्रयोग करना है? ध्यान से देखेंगे। सवाल को हल करने के लिए पहला काम, सबसे पहले इसमें बॉडोमास का प्रयोग होता है। सबसे पहले यदि प्रश्न में भाग है तो भागल करते हैं, भाग नहीं है तो उसके बाद क्रम आता है गुणा का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। तो सबसे पहले हम इन दोनों को करेंगे। कैसे? जैसे -2/3 इंटू 3/5, पहले इन दोनों को हल करेंगे, फिर स्पेस, फिर 5/2 माइनस, फिर करेंगे हम 3/5 इंटू 1/6। ध्यान से देखने की बात है। सबसे पहले गुणा करेंगे, माइनस आ गया, 3 दूनी 6 और नीचे 3 पंजे 15, प्लस का प्लस, पहले गुणा करेंगे
ये संख्या 5/2 ऐसे कैसे आ गई, माइनस का चिन्ह, 3 एकम 3 और 6 पंजे 30 हो गई। अब इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये लो एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया इनका, 30। कैसे आया, 2, 15 और 30। इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले 2 का भाग 1 बार, 15 में नहीं गया, 30 में 15 बार गया, 15 दूनी 30। 3 का भाग दे रहे हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 का भाग दे रहे हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15 और 15 दूनी 30। अब 15 का भाग कितनी बार गया, 2 बार गया, माइनस, अब हम 2 से गुणा करेंगे किसको, 6 से, फिर प्लस 2 का भाग 15 बार गया, 15 को गुणा करेंगे हम 5 से, माइनस 30 का 30 में 1 बार गया, इसको गुणा करेंगे 3 से। ध्यान से देखेंगे, गुणा कर देंगे, ये नीचे तो आ रहा 30, माइनस 6 दूनी 12 प्लस 15 5 75 माइनस 3 एकम 3। समान चिन्ह वाली संख्याएं जोड़ देंगे तो 12 और 3 15, माइनस के 15 प्लस 75 बटे में 30। इस तरफ कर लेते हैं। अब आपको हो सकता है कि देखने की प्रॉब्लम आ रही हो नीचे। हाँ जी, 75 में से हम 15 घटाएंगे, 0 बच गया, 6 बच गए, यानी कि 60 आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है, 60। तो ऊपर प्लस का 60 आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, यानी कि आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि 60/30 था, दोनों में ही 30 का भाग जा रहा है। दोनों में किसका भाग जा रहा है, 30 का। 30 दूनी 60 और 30 एकम 30, मतलब आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है इनमें। तो इस प्रकार ये आपका हो गया, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हो गया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब शब्द आ रहा है इसमें योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि जो भी आपको परिमेय संख्या दी हुई है, उस परिमेय संख्या में ऐसी संख्या जोड़िए जिससे कि जोड़ने पर योगफल 0 आ जाए, अर्थात योज्य प्रतिलोम का मान 0 होता है। तो इसका अर्थ हो गया कि जो भी परिमेय संख्या आपको दी जाएगी उसकी विपरीत चिन्ह वाली संख्या उसमें जोड़ी जाती है जिससे कि योगफल 0 आ जाए, और जिसमें योगफल 0 आ जाता है वह संख्या योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम, प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम, प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। जैसे मैं आपको कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ। पहली संख्या 2/8, दूसरी संख्या -5/9, तीसरी संख्या -2 -3 और एक संख्या दे देते हैं 2/-9। ये 4 संख्या आपके पास है, इनका योज्य प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। सवाल हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाएंगे। हाँ जी, पहला प्रश्न हम लिखेंगे 2/8 का योज्य प्रतिलोम, योज्य
प्रतिलोम। सिर्फ आपको चिन्ह बदलना है। यदि संख्या धनात्मक है तो आपको संख्या ऋणात्मक लिखनी है, संख्या नहीं बदलनी है। ना तो संख्या बदलनी है, ना अंश या हर को बदलना है। संख्या वही रहेगी, सिर्फ चिन्ह बदला जाता है। प्लस की है तो माइनस की लिख देंगे, माइनस की है तो प्लस की। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम ये हो गया -2/8। अब आप ये कहेंगे कि ये इसका योज्य प्रतिलोम क्यों हुआ। मैंने पहले कहा था कि योज्य प्रतिलोम यानी कि जो परिमेय संख्या दे रखी है और जो योज्य प्रतिलोम आ रहा है, अगर उन दोनों का हम योग करें तो योग करने पर योग शून्य आना चाहिए। तो हम इसके एक बार प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे 2/8 थी, आपको प्लस करना है -2/8 को। अगर इन दोनों का योग करने पर यानी कि परिमेय संख्या और योज्य प्रतिलोम दोनों का अगर योग कर रहे हैं, योग करने पर शून्य आ जाता है, तो इसका मतलब अपना आंसर सही है। तो अब ट्राई करते हैं। 2/8 प्लस और माइनस माइनस 2/8, दोनों का एलसीएम 8 ले लिया। 8 का भाग 8 में कितनी बार गया? एक बार। 1 को हमने 2 से गुणा किया, 1 × 2 माइनस, फिर 8 का 8 में एक बार किया, इसको 2 से गुणा कर दिया। 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2/8, 2 में से 2 गया तो 0, 0/8 बराबर 0। इसका मतलब अपना आंसर सही है। तो समझ गए योज्य प्रतिलोम, परिमेय संख्या और योज्य प्रतिलोम का योग करने पर यदि योगफल शून्य आ जाता है तो उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अगला प्रश्न इसी का प्रश्न नंबर 2 था -5/9 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। अब ये माइनस में थी तो हम इसका आंसर लिखेंगे +5/9। सिर्फ चिन्ह विपरीत कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 -2 -/3, इसको सही कर लीजिए क्योंकि माइनस और माइनस गुणा और भाग में क्या होती है? प्लस। तो इसका अर्थ हो गया 2/3 का योज्य प्रतिलोम बराबर क्या हो गया? -2/3। अगले प्रश्न नंबर 4 2/-9 का योज्य प्रतिलोम बराबर 2/9। कितना आ गया? 2/9। अब देखो ध्यान से, -2/9 था, इसका अर्थ हम 2/9 भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके पास ये सवाल हो गया, इसे एक बार आप नोट कर लें। अब मैं लेक्चर फर्स्ट में आपको SW के लिए 2 प्रश्न दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 ग्रह कार्य। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने? प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। जैसे -7/19, दूसरा है 21/112 और एक क्वेश्चन है 2/3। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
हाँ जी, प्रश्न देखिए, 2/5 गुणा ब्रैकेट में है -3/7 -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ये गृह कार्य आप इसे नोट कर लेंगे। धन्यवाद।